बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. In previous class, we have completed the topic of pH, confirmation of pH, importance of pH, and we have completed our syllabus from chapter number 1 to chapter number 9. But in this class, we will complete the 10-year numericals as well as remaining topic of the chapter 8 and chapter 9. बुक एक्सरसाइज। इस क्लास में हम बुक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, इसके साथ साथ 10 ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द 10 ईयर क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू योर बुक। फर्स्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम द पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास पीएच का है जो आपकी 10 ईयर से इंक्लूडेड है। 2018 क्वेश्चन नंबर 10। 2018 क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूमेरिकल हमारे पास। अच्छा जी, कैलकुलेट द पीएच एंड पीएच ऑफ 10 टू द पावर -5 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन का हमें पीएच भी फाइंड आउट करनी है और पीओएच भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द डेटा। और यहाँ पर हम हेड डालेंगे डेटा का। आफ्टर दिस नेक्स्ट हेड वी हैव गिवन। क्या गिवन है हमारे पास? नाइट्रिक एसिड हमारे पास है। नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन, सिर्फ हाइड्रोजन की हमारे पास यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास 10 टू द पावर -5 है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन यहाँ पर दी गई है 10 टू द पावर -5 मोल। नाउ वी राइट अनदर हेड दैट इज द रिक्वायर्ड क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है पीएच एंड पीओएच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर द पीएच। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? पीएच। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर पीएच निकालेंगे, इसके बाद जो है पीओएच निकालेंगे। नाउ वी विल राइट द अनदर हेड दैट इज द सॉल्यूशन। pH इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव की जगह आप इसकी वैल्यू राइट करेंगे। H पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 10 टू द पावर -5। तो यहाँ पर हमने H पॉजिटिव की यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन दी गई है, उसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -5 माइनस लॉग 10 टू द पावर -5। जब आप कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे माइनस लॉग 10 टू द पावर -5 तो आपको कैलकुलेटर में जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 5। ठीक है, जो आपके पास पीएच का आंसर आएगा वो आपके पास पीएच का आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है पीओएच। अनदर फॉर्मूला वी हैव, हमारे पास पीओएच का फॉर्मूला किस तरह से होता है? पीएच प्लस पीओएच। इस फार्मूले के जरिए हम जो है फाइंड आउट कर लेंगे पीओएच। ठीक है, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 40। तो अब यहाँ पे हमारे पास पीएच हमने फाइंड आउट कर लिया था। पीएच हमारे पास क्या था? पीएच की हम
प्लेस पे pH की वैल्यू राइट कर देंगे। pH की वैल्यू जो है हमारे पास गिवन है 5 और pOH हमें फाइंड आउट करना है। तो ये प्लस का हमारे पास +5 है, इक्वल के उस साइड मूव कर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा हमारे पास। -5, 14 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द pOH। इस फॉर्मूले के जरिए हम pOH फाइंड आउट कर सकते हैं एंड बाय दिस फॉर्मूला वी फाइंड द pH। इस फॉर्मूले के तहत हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, pH। ठीक है, कैलकुलेट द pH एंड pOH फाइंड आउट करनी थी। 10⁻⁻5 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में हमारे पास किसकी कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है। नाइट्रिक एसिड में हमारे पास हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है, तो यहाँ पे राइट करेंगे डेटा में हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 10⁻⁻5 मोलर गिवन थे। इसके बाद रिक्वायर्ड में फाइंड आउट करना है pH और pOH। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉर्मूला इज pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव। यहाँ पे आपने सबसे पहले -log कैलकुलेटर पे प्रेस करना है, उसके बाद आपने 10⁻⁻5 एक्सपोनेंट -5, तो कैलकुलेटर में आपके पास आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है pOH। ठीक है, पावर हाइड्रोक्सिल आयन की आपने फाइंड आउट करनी है। इसके लिए आपके पास सेकंड फॉर्मूला है, आपने इस फॉर्मूले के तहत जो है pOH निकालनी है। pH + pOH इक्वल टू 40। ठीक है, pH की प्लेस पे आपने pH की वैल्यू राइट करनी है। pH का आंसर हमारे पास 5 आ गया था। pOH आपने फाइंड आउट करना है इक्वल टू 14। प्लस का 5 इक्वल के साइड मूव कर जाएगा तो ये प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साइन में, एंड 14 - 5 हमारे पास रिमेनिंग आंसर क्या आ जाएगा, 9। इस फॉर्मूले में हम pH भी फाइंड आउट करना है इस न्यूमेरिकल में, और pOH भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल था 2018 क्वेश्चन नंबर 10। अनदर न्यूमेरिकल वी हैव, ये न्यूमेरिकल नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास pH का ही गिवन है। टू 2014 क्वेश्चन नंबर 20। टू 2014 क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। अच्छा जी, इस न्यूमेरिकल में भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट 2014 क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। कैलकुलेट द pH एंड pOH ऑफ 0.1 मोलर नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की भी हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन की भी हमने यहाँ पे pH निकालनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन जस्ट हाइड्रोजन की गिवन है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कितनी गिवन है, 0.1 मोलर। ठीक है, हाइड्रोजन की गिवन है। नाइट्रिक एसिड में कंसंट्रेशन जो गिवन है वो हाइड्रोजन की है गिवन, तो हम डेटा में सबसे पहले राइट करेंगे गिवन कंसंट्रेशन किसकी है हमारे पास, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन यहाँ पे गिवन है वो हमारे पास 0.1 मोलर गिवन है। ठीक है, इसके बाद जो है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर गिवन है। इसके बाद रिक्वायर्ड में राइट करेंगे। रिक्वायर्ड में क्या फाइंड आउट करना है हमें, pH फाइंड आउट करना है और pOH फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हियर द pH। हम सबसे पहले pH निकालेंगे, pH का हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर। उसके बाद हम pOH फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया था। सबसे पहले pH फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद pOH फाइंड आउट करेंगे। तो pH सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन राइट करेंगे, सॉल्यूशन का हेड देंगे आप सबसे पहले। उसके बाद अगेन आपने pH का फॉर्मूला लगाना है, pH इक्वल टू -log H पॉजिटिव।
यहाँ पे आपके पास गिवन है वैल्यू 0.1 है, चाहे तो इसको 10 की पावर में भी ले सकते हैं आप, पॉइंट वहाँ पे मूव करेगा तो 10 की पावर आपके पास -1 भी आ जाएगी। तो चाहें तो आप इसको 10 की पावर में डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप 0.1 भी पुट कर सकते हैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1 है, तो हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -1 भी पुट कर सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट 0.1 भी 0.1 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप इसको 10 की पावर में भी कन्वर्ट कर दें और डायरेक्ट भी करें, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, सही है। इसके बाद जो है आप क्या करेंगे, माइनस लॉग 10 1 ज़ा 10, आपने डायरेक्ट 10 की पावर -1 रख दी यहाँ पर। अब आप कैलकुलेटर में माइनस लॉग 10 एक्सपोनेंट -1 प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर आपको डायरेक्ट आंसर देगा, और ये डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 1। pH निकालने का आपके पास यही फॉर्मूला है, pH इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। अब इसके बाद आपने फाइंड आउट करना है POH। POH किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास सेकंड फॉर्मूला जो है यहाँ पर POH का फॉर्मूला है। POH का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, pH प्लस POH, जो सेकंड फॉर्मूला के तहत हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे POH फाइंड आउट कर लेंगे। pH प्लस POH इक्वल टू 40। ठीक है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है POH। तो यहाँ पे हम pH की वैल्यू हमने निकाल ली थी, pH का आंसर हमारे पास क्या था, 1 आया था यहाँ पर, तो यहाँ पर राइट कर देंगे 1 प्लस POH इक्वल टू 40। अच्छा जी, हमें pH फाइंड आउट करना है, प्लस का 1 है, इक्वल के साइड मूव कर जाएगा, साइन चेंज होगा, प्लस का 1 इक्वल के साइड चले जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास POH निकल जाएगी, और PH हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर 30 के PH हमारे पास 1 आई थी, और POH जो है हमारे पास क्या आ गई है 30। न्यूमेरिकल में आपने सबसे पहले फाइंड आउट करना था pH, और फिर उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, POH फाइंड आउट करना है। सबसे पहले pH अगर फाइंड आउट करने के लिए आता है तो इस फॉर्मूले के ज़रिए pH निकाल सकते हैं, और आपके पास अगर POH फाइंड आउट करने के लिए आता है तो आप pH प्लस POH इक्वल टू 40। ठीक है, इस फॉर्मूले के ज़रिए आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, POH फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर न्यूमेरिकल वी हैव ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड से रिलेटेड ही है, pH का न्यूमेरिकल। टू 2009 क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। कैलकुलेट द pH, ये भी हमारे पास pH से रिलेटेड है, 2009 का क्वेश्चन नंबर 14 है। अच्छा जी, सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 मोलर। तो सबसे पहले आपने डेटा हेड देना है, डेटा के बाद यहाँ पे राइट करना है गिवन, और गिवन में आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपके पास 0.01 मोलर दी गई है। तो यहाँ पे आपने कंसंट्रेशन के साइन लगाने हैं, H पॉजिटिव आपके पास कंसंट्रेशन दी गई है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन आपके पास 0.01 मोलर है। ठीक है, आप इसको 10 की पावर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पॉइंट यहाँ से मूव करेगा तो आपके पास 1 इंटू 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 10 की पावर -2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, हमने 10 की पावर -2 में इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड में फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है pH। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे pH, सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें जस्ट आपने pH फाइंड आउट करनी है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, HCl की पावर ऑफ हाइड्रोजन देखनी है कि सॉल्यूशन में कितनी है। आपने इसके बाद सॉल्यूशन का हेड देना है यहाँ पर,
सॉल्यूशन का हेड देने के बाद वही फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, पावर ऑफ हाइड्रोजन का pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। इसके बाद pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H पॉजिटिव की जगह आपने यहाँ पे राइट कर दी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 × 10⁻⁻², यहाँ पे राइट कर दी है आपने। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10⁻⁻² ही आ जाएगा यहाँ पर। कैलकुलेट करेंगे माइनस लॉग एक्सपोनेंट -2, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा 2। तो pH जो है हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन HCl की कितनी आ गई है यहाँ पर 2, ठीक है। इस फॉर्मूले के ज़रिए जो है, इस फॉर्मूले के तहत आप फाइंड आउट कर सकते हैं pH किसकी फाइंड आउट की है, HCl की। एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और अपने आइंस में ब्रेक हो जाता है, तो हम किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन को हम इस फॉर्मूले सिंपल, हम सबसे पहले हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को pH के फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। ये हमारे पास 3 न्यूमेरिकल्स थे जो आपके 10 ईयर में इंक्लूड थे और इम्पॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने कि pH को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई किए जाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे और वो हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट टॉपिक है which is related from chapter 8 electrochemical equivalent। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 2018 क्वेश्चन नंबर 14, टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है हमारे पास टॉपिक। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिनोटेड किया जाता है Z से, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास न्यूमेरिकल है 2018 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 14 2018, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, अ करंट ऑफ अच्छा जी, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का न्यूमेरिकल है। अ करंट ऑफ 5 एम्पियर वाज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट फॉर एन आवर, फाइंड द मास ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमारे पास करंट दिया गया है 5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है वो 5 एम्पियर दिया गया है। सेकेंड हमारे पास टाइम दिया गया है एन आर। ठीक है, आर हमारे पास है यहाँ पर, और हमें इसके बाद फाइंड आउट करना है फाइंड द मास। ठीक है, मास फाइंड आउट करना है कॉपर सल्फेट का, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 0.000329 ग्राम पर कूलम। सबसे पहले डेटा फॉर्म करेंगे, डेटा राइट करेंगे, इसके बाद गिवन
गिवन वैल्यू जो है हमें दी गई है यहाँ पर 5 एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर को हम इस तरह से लिखेंगे, एम्पियर का हमारे पास सिंबल है ए। ठीक है, करंट कितना हमें दिया गया है 5 एम्पियर, तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 5 एम्पियर। इसके बाद हमारे पास कॉपर सल्फेट फॉर एन आर, टाइम हमें दिया गया है, मेंशन नहीं है, सिर्फ आर लिखा है, तो हम यहाँ पे डिनोट करेंगे, यहाँ पे टाइम को टी से डिनोट किया जाएगा और यहाँ पे कितने आर दिए गए हैं 1 आर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 आर को कन्वर्ट करना होता है सेकंड में, तो 1 आर में हमारे पास कितने सेकंड होता है 3600 सेकंड होते हैं, तो हम आर को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में 3600 सेकंड। अगर आपके पास यहाँ पे 2 आर है तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। और अगर आपके पास यहाँ पे 1 मिनट है तो मिनट में आप क्या करेंगे, 1 मिनट किसके इक्वल होता है 60 के, तो आप 1 मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। ठीक है, सपोज दैट अगर आपके पास मिनट दिए गए 2 मिनट, तो आपने क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 से। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे 2 आर दिया गया है तो आपने यहाँ पर 2 टाइम्स 60 लिख देना है। सिंपल इज दैट, यहाँ पे आपने 2 टाइम्स 60 लिख देना है, ताकि आपके जो टाइम दिया गया है आपने हर हाल में टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। और अगर यहाँ पे सेकंड में ऑलरेडी गिवन है टाइम तो आपने कन्वर्ट नहीं करना है। अगर आपके पास 2 मिनट है तो आप 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आपके पास 2 आर है तो आप यहाँ पे 2 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। इसके बाद जो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को Z से डिनोट किया जाता है 0.00329 ग्राम पर कूलम। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड है फाइंड द मास, हमें मास डिनोट किया गया है W से, W यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें फाइंड द मास ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का मास यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो कॉपर सल्फेट के मास को हमने W से डिनोट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है नेक्स्ट हेड यहाँ पे डालेंगे, जो नेक्स्ट हेड है हमारे पास सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल्स टू ZAT। ठीक है, आपने सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई किया और सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू जो थी आपके पास वो यहाँ पर पुट करेंगे 0.00329। इसके बाद आपके पास एम्पियर की वैल्यू दी गई है, एम्पियर की वैल्यू यहाँ पर 5 है, गिवन है, और टाइम जो आपके पास गिवन है, टाइम दिया गया है 3600 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम आप पुट कर देंगे 3600 सेकेंड। अब तीनों वैल्यूज को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तीनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा 5.922। आपके पास आंसर आएगा 5.922। ठीक है, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ आप यूनिट लगाएंगे ग्राम, क्योंकि मैस है यहाँ पर, मैस के साथ यूनिट क्या है हम लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं। यहाँ पे आपने यूनिट क्या लगा दिया है, ग्राम लगा दी है। ठीक है, इस तरह से आपने फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल को, इस तरीके से सर्च करना है। 2018 का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल है 2012 का क्वेश्चन नंबर 25C। 2012 का क्वेश्चन नंबर 25C है आपके पास। in 2012 25C। ठीक है, 2012 25C। इसके अलावा आपके पास 2011 24 भी। ठीक है, 2011 24 भी। यहाँ पर मैं आपके पास दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ जस्ट यूनिट का चेंज है। मैं आपको ही बता दूंगी, एक मैं आपको करवा रही हूँ, एक आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सही। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट कैथोड।
when 10 ampere current अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, 2012-25C, ठीक है, और यही न्यूमेरिकल है, बस आपके पास थोड़ा माइनर चेंज है 2011-24B में। 2011-24B में जो टाइम गिवन है वो यहाँ पर 3600 सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 3600 सेकेंड अगर टाइम आपके पास सेकंड में आता है तो आप कन्वर्जन नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम मिनट में आता है या आवर में आता है तो आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 2011 में आपके पास कंप्लीट न्यूमेरिकल सेम है, जस्ट टाइम की चेंजेस है। जो भी मैंने राइट किया उसमें 50 मिनट्स है, और अगर आप देखेंगे 2011 में जो न्यूमेरिकल आया उसमें आपके पास टाइम है 3600 सेकेंड, तो आप टाइम को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, जो अमाउंट है कितना मैस डिपॉजिट हुआ है सिल्वर का, तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कैलकुलेट द मैस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, सिल्वर का कितना मैस डिपॉजिटेड हुआ है कैथोड पर, और हमारे पास सेकेंड वैल्यू जो गिवन है वो 10 एम्पियर है। हमारे पास गिवन जो है सबसे पहले डेटा में राइट करेंगे गिवन वैल्यू हमारे पास दी गई है 10 एम्पियर। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू जो गिवन है यहाँ पर 50 मिनट्स है, ये हमारे पास टाइम गिवन है, ठीक है। टाइम हमारे पास दिया गया है 50 मिनट्स है, तो यहाँ पे मिनट्स है, सेकंड नहीं है, तो हम टाइम के कन्वर्जन करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 1 टाइम 60 राइट करेंगे अगर मिनट गिवन है, और अगर यहाँ पे आर गिवन है तो आप 2 टाइम 60 राइट करेंगे यहाँ पर। टाइम को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। इसके बाद जो है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है, और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास दी गई है यहाँ पे 0.0018 ग्राम पर कूलम। इसके बाद हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में हमें अगेन यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है, और मास को यहाँ पे डिनोटेड किया गया है W से, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है सॉल्यूशन का हेड आएगा, उसी तरीके से सॉल्यूशन का हेड देना है यहाँ पर। फॉर्मूला लगाएंगे W=ZAT, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई करेंगे एम्पियर से, और एम्पियर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, ठीक है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। एम्पियर की वैल्यू है यहाँ पर गिवन है 10, और टाइम हमें गिवन है यहाँ पर 300 जो कन्वर्ट किया था। अब तीनों वैल्यूज को आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो है आंसर आ जाएगा 35.4 ग्राम। आप यहाँ पे राइट करेंगे द अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज तो सिल्वर पे कितना अमाउंट डिपॉजिटेड किया गया था आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस 35.4 ग्राम, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले एम्पियर दिया गया है, कितना करंट पास किया जा रहा है 10 एम्पियर,
टाइम गिवन था, टाइम को आपने कन्वर्ट करना है सेकंड में। इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दिया गया है सिल्वर का और आपके पास ये वैल्यू दी गई है 0.0018 ग्राम पर कूलम। इसके बाद फाइंड आउट करना है आपने मैस ऑफ सिल्वर, कितना मैस डिपॉजिटेड हो रहा है कैथोड पर। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, W = ZAT। तीनों वैल्यूज आपने पुट करनी है, मल्टीप्लाई करनी है और आंसर के साथ आप यहाँ पे ग्राम करेंगे क्योंकि मैथ्स है, मैथ्स के साथ जो हम यूनिट मेंशन करते हैं वो ग्राम या किलोग्राम लगाते हैं, ठीक है। जितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड हुआ है, यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ है 35.4 ग्राम। और जो आप 2011 का 24 भी करेंगे कंप्लीट सेम एस यही प्रोसेस है न्यूमेरिकल का, ठीक है। जस्ट आपके पास टाइम चेंज होगा, 50 मिनट्स होगा और उस न्यूमेरिकल में आपके पास 3600 सेकेंड होगा। तो अगर सेकेंड में टाइम दिया जा रहा है तो आप कन्वर्ट नहीं करेंगे। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल फ्रॉम चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। इसके बाद आपके पास कुछ बुक एक्सरसाइज हैं जो आपने कंप्लीट करना है, बुक एक्सरसाइज हैं आपने कंप्लीट करना है कॉपी में। ओके, आफ्टर दिस यू विल राइट द रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। आपने टेक्स्ट बुक में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके नोट्स में मेंशन नहीं हैं, ठीक है, आपने वो अपनी कॉपी में राइट करना है। मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स के बाद आप ये वर्क करेंगे, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर जो है आपके मिल जाएगा पेज 169, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। पेज नंबर 169 पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ठीक है। राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड, ठीक है। आपने कॉलम फॉर्म करना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉलम फॉर्म करना है और वीक एसिड का। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से आपने वन साइड पे राइट करना है और वीक एसिड आपके पास कौन से वो आपने वन साइड पे राइट करना है। ठीक है, आपने इस तरह से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं वो राइट करने हैं कि आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और आपके पास वीक एसिड कौन से हैं। आपने वीक एसिड की जगह पर वीक एसिड राइट कर देना है और स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अपने आयन से कम्प्लीटली ब्रेक हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। सेकेंड हमारे पास किंग ऑफ केमिकल है सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। थर्ड हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसी तरीके से हमारे पास वीक एसिड है जिसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही थी। एसिटिक एसिड है CH3COOH है। सेकंड हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड है और थर्ड हमारे पास है बाइकार्बोनेट। इस तरह से आपने राइट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और वीक एसिड कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है पेज 138 पर, क्वेश्चन नंबर 2 है।
अच्छा जी, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आपके पास पेज 138 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। प्रेडिक्ट व्हाट विल बी फॉर्म्ड, आपने बताना है कि एनोड पे आपके पास कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा और कैथोड पे कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होगा। व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मोल्टन सॉल्ट आर इलेक्ट्रोलाइज, जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो हमारे पास कोई भी कंपाउंड होता है वो अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, जब वो ब्रेक डाउन होता है तो एनोड पे कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होता है जाकर, और कैथोड पे कौन सा एलिमेंट डिपॉजिट होता है जब अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, सोडियम है पॉजिटिव चार्ज, इट गो टूवर्ड्स द कैथोड। ठीक है, सोडियम हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड पर चले जाएगा, कैथोड है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये सोडियम जो होगा कैथोड पर चला जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी है, मैग्नीशियम के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये भी कैथोड पर डिपॉजिट होगा। और हमारे पास कैल्शियम है, कैल्शियम भी कैथोड पर डिपॉजिट होगा। अब हमारे पास रिमेनिंग है क्लोरीन, क्लोरीन किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, एनोड पर। ठीक है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी हमारे पास एनोड पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन है, क्लोरीन गैस की फॉर्म में आपको पता है लिब्रेट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि एनोड पर कौन सा आपके पास एलिमेंट डिपॉजिट होगा अपने आयंस में जब ये ब्रेक होगा कंपाउंड, ठीक है, और कैथोड पे कौन सा होगा, तो आपने इसी तरीके से चार्ट की फॉर्म में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पेज 169 पर क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी, पेज नंबर 169 पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आपके पास डिफरेंट एसिड बेसिस होंगे। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हैं। इसी तरीके से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वीक एसिड कौन से हों और वीक बेसिस कौन से। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस। स्ट्रॉन्ग एसिड में आपके पास पता है जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड है। वीक एसिड हमारे पास बाइकार्बोनेट फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड है। इसी तरीके से वीक बेसिस अमोनिया एंड लिथियम हाइड्रोक्साइड है। सल्फ्यूरिक एसिड में आपने डिफरेंसेस बताना है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बाइसल्फेट इज अ वीक एसिड। ठीक है, आपने ये डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन आप बुक से राइट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर डिफरेंस राइट कर देती हूँ कि आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और बाइसल्फेट में आपके पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, sulfuric acid is a strong acid
अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड और बायोसल्फेट में हमारे पास डिफरेंस क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्यों होता है? रीजन भी आ सकता है, बिकॉज इट आयोनाइज कम्प्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन पानी में हम डालते हैं तो ये अपने आयंस में क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है, आयोनाइज होता है, और आयंस कितने आयंस फॉर्म कराएगा? 2 हाइड्रोजन आयंस फॉर्म करेगा। ऑन द अदर हैंड बायोसल्फेट जो होता है, बायोसल्फेट इज अ वीक एसिड होता है बिकॉज इट पार्शियली आयोनाइज, कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है। जो भी कंपाउंड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, वो वीक एसिड होता है। इट प्रोड्यूस ओनली 1 H पॉजिटिव आयन। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा तो ये हमें सॉल्यूशन में 1 हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देता है, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का आपके पास रीजन ये है, और बायोसल्फेट इज अ वीक एसिड होता है तो उसका हमारे पास रीजन ही आ गया, ठीक है, सही। सो first of all we have completed our syllabus from chapter 1 to chapter 9 and you have a diary. आपने कंप्लीट मेमोराइज करना है चैप्टर 8 चैप्टर 9 विद ब्लैंक्स, ठीक है, ब्लैंक्स एज वेल एज MCQs. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 9, ठीक है। एंड रिड्यूस सिलेबस में आपके पास चैप्टर 1 से चैप्टर 9 तक इंक्लूड थे, चैप्टर 10 एक्सक्लूड है, सो दैट्स वाई वी विल नॉट कंप्लीट हियर। तो हम यहाँ पे कंप्लीट नहीं करेंगे चैप्टर 10 क्योंकि हमारे पास रिड्यूस सिलेबस में चैप्टर 1 to 10 ही 9 तक ही आपके पास सिलेबस में थे, ठीक है। सो यू विल मेमोराइज कंप्लीट चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। आपने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है, 10 ईयर को आपने फोकस करना है, और जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो करवाए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करनी है आपने। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर प्रॉपरली। इफ यू हैव एनी क्यूरी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, so you can ask in the online classes. After this class we will conduct inshallah the online classes, so you can ask about any question if you have any problem. So take care a lot. Allah Hafiz.